एक बार से फिर स्वागत है आप सभी का हमारे सेंटम ऐप पे। और आज हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी से। आपने अभी तक के जो लास्ट वीडियो हैं उनमें देखा किस तरह से इतिहास को पढ़ने का साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। और आपने साथ में ये भी देखा कि किस तरह से आगे पाषाण काल, पत्थर के काल से लेके हम इतिहास को आगे ऐतिहासिक काल पे लेके आए। मैंने आपको बताया था आगे ऐतिहासिक काल का मतलब था कि हमें लिखित फॉर्म में साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उन सभी को क्या कर पाए, पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो मोस्टली उस समय का इतिहास जो आज हम पढ़ रहे हैं वो उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए साक्ष्य के आधार। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम ब्रीफ में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समय परिवर्तित हो रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा इतिहास और अच्छा होता जाए, चीजें और सुधरती जाएंगी। ठीक है, तो समय के साथ साथ कुछ छोटे गांव जो हैं वो बड़े होते गए, जैसे आज भी देख रहे हैं आप, छोटे कस्बे जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, छोटे शहर बड़े शहर होते जा रहे हैं। तो उस समय पे ताम पाषाण काल के आपने देखा कैथा संस्कृति, ठीक है, इत्यादि, बनास संस्कृति इत्यादि, ये छोटे छोटे से गांव थे। अब छोटे छोटे गांव क्या होते जा रहे थे, समय के साथ बड़े होते जा रहे थे। इसका प्रमुख कारण था, जैसे कि न पॉइंटों पे बात करें, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी। ठीक है, अब जरूरतें बढ़ रही थी तो जरूरतों बढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपने गांव से बाहर निकलते हैं काम धंधे की तलाश के। ठीक है, काम धंधे की तलाश के लिए आदमी बढ़ रहे थे। गांव के निवासी जो हैं वो खेती करने लगे थे। आपने देखा किस तरह से हल के आकार की मूर्ति मिली थी हमको। तो अनाज की जब पैदावारी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग और आगे बढ़े। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे, एक प्रकार से समझेंगे कि किस तरह से भारतीय संस्कृति का, या कहें उस समय के क्षेत्रीय संस्कृति का, तो हम लोग आज ब्रीफ में चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए लेसन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात हम ज्योग्राफिकल करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो कहाँ 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 किस किस। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर जो है उत्तरी सीमा, अगर हम बात तो मांडा से प्रारंभ हो रही है जम्मू कश्मीर के, और ये सीमा जो है दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। तब आप समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से प्रारंभ हो रही है, उत्तर में ये है एरिया और दक्षिण में एरिया है महाराष्ट्र वाला। तो आप समझ रहे होंगे इसकी जो उत्तर से लेके दक्षिण तक की किलोमीटर है, लंबाई है कहें, कितनी ज़्यादा है। तो आप ये समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो बहुत अधिक था। और बात करें हम पश्चिम में, तो पश्चिम में ये सूतका गेंडोर, ठीक है, जो कि आज की बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यहाँ से सभ्यता प्रारंभ हो रही थी और उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक खत्म। तो इसका ये पूरा क्षेत्र ज्योग्राफी है पूरी इसकी, इतने एरिया के अंतर्गत पूरी की पूरी। अब भाई हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो हम बार बार सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं, इसका नाम कहाँ से मिला, जबकि हम ये बात जानते हैं कि इस समय के अभिलेखों को हम पढ़ नहीं पाए, इस समय के अभिलेखों को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। केवल उत्खनन के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझ। एक ब्रीफ में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। क्या वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र एक अत्यंत व्यापक था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, जैसा कि आपने अभी ज्योग्राफी में सिंधु। शुरुआत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 शहर हुआ करते, शुरुआत हुई। ठीक है, 2 भाई थे, भाई अपने अंग्रेजों के काल में वो ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे। तो ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए ईंटों को जरूरत थी, तो पास में एक खंडहर था, उस खंडहर से उन्होंने ईंटों को उठाया, वहां से बहुत सारी ईंटों को उठाया। तब उत्खननकर्ताओं को मालूम चला कि यहाँ तो एक पूरी सभ्यता की सभ्यता दफन। तो उन्होंने उस चीज उत्खनन किया और मालूम चला कि ये शहर था। तो पहले शहर का नाम दिया गया हड़प्पा, दूसरे शहर का नाम दिया मोहनजोदड़ो। तो शुरुआत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 बड़े शहर थे, इस वजह से हम इस
को हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता कह देते हैं। ठीक है, कुछ एक विद्वानों ने इसको इस पूरी सभ्यता को मिला के, क्योंकि और बहुत सारे से इस पूरी सभ्यता को कहते हैं। इस क्षेत्र क्योंकि इस क्षेत्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी आता था। ये कह सकते हैं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। पहले हड़प्पा निकला, फिर मोहनजोदड़ो, फिर रोपड़, लोथल, कालीबंगा इत्यादि इत्यादि प्रमुख शहर। इस वजह इस पूरी सभ्यता को होलिस्टिक तरीके से है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा। ठीक है, तो ये प्रमुख नाम दिए गए हैं वैज्ञानिक मतलब उत्खनन कर्ताओं। तो आप ये समझ चुके हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता काल थी, मांडा से शुरू होकर दामाबाद तक और सूतका गेंडोर से शुरू होकर आलमगीरपुर तक। ठीक है, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि कब इस सभ्यता का क्या नाम दिया गया, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रीफ में जाने के सेकंड के। ठीक है, सर्वप्रथम व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। इन्होंने खोज की सभ्यता के बारे में। क्या नाम है इनका? नाम चार्ल्स, पेन चेंज कर लूँ, हाँ। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन थे। इन्होंने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया और इसका वर्णन उन्होंने 1842 में अपनी पुस्तक छापी, उसमें इसका। इसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहिनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी मैं इसको क्लासिफाई करके भी आपको बताऊंगा कि अभी आप केवल ब्रीफ में सुन लीजिएगा, जहां नोट्स बनाना होगा वहां नोट। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल जो क्या थे, तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके अंतर्गत दयाराम साहिनी ने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और हड़प्पा नगर का पता लगा। इसी वजह से सबसे पहले हड़प्पा शहर का उत्खनन किया, उसका नाम दिया हड़प्पा। इस वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के आगे एक अगला शहर खोजा गया, जिसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो का नाम के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसका दूसरा नाम मृतकों का टीला भी कहा। ठीक है, इसके बाद आता है रेडियो कार्बन, एक ऐसी तकनीकी जो प्रमाण देती है, जो वैज्ञानिक विधि है, जो हमें बताती है कि मतलब वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का काल जो होगा, समय जो होगा वो क्या होगा। तो रेडियो कार्बन 14 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सभ्यता का हम वैज्ञानिक प्रमाण किस विधि से हमने लिया है, तो वो है रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विशेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता धारण किया गया है, जो कि 2500 से 1750। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का काल विभिन्न माना। ठीक है, जो प्रमाणिक वैज्ञानिक और समय है हड़प्पा सभ्यता का, और जो कि अब सभी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो हमको अगर ऑप्शन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा। ठीक है, ये काल ही आपको याद रखना है, यही मान्य है। ऑप्शन में होगा तो यही आंसर। ठीक है, तो और विभिन्न शोधें हो रही हैं। अभी आपको कुछ साल पहले आपने एक डेढ़ साल पहले देखा होगा, नवीन शोधों के अनुसार इस सभ्यता को और भी पुराना माना, लगभग 8000 वर्ष पुराना। ठीक है, तो ये सब बातें हमें याद रखनी है, समझ बनानी है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो नवीन खोजें हैं उन खोजों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल है, लगभग पे याद रखना, लगभग 8000। ठीक है, ये कुछ एरिया है हड़प्पा सभ्यता का, मेजर साइट्स है हड़प्पा सभ्यता की। तो आपको एक एरिया दिख जाएगा ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। अब हम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है नगरीय योग सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करेंगे, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो पाषाणकालीन संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति,
ठीक है, कृषिक ग्रामीण संस्कृति। अब हम बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय योजना। आने वाले लेसन में हम आपसे पढ़ेंगे वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल कैसा हो जाएगा, वैदिक काल हो जाएगा ग्रामीण, ठीक है। तो ये परिवर्तन क्यों आ रहा है हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, नगरीय सभ्यता, ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ की सभ्यता जो है वो पर्यावरणीय अनुकूल है। नगर जो बनाए गए हैं उनमें नल जल की निकासी का प्रमुख साधन है, कूड़ा कचरा जो हो उसके लिए अलग डंप यार्ड बनाए गए हैं। तो जिस तरह से आज हम नगरीय सभ्यता देखते हैं, जो नगरों में हमें आज सुव्यवस्थित चीजें मिलती हैं, वही सब उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। नगरीय सभ्यता तो है, सबसे पहली बात इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ की सभ्यता में जो नगर हैं, वो जो नगर की सड़कें हैं वो एक समकोण पे काट रही हैं। जिस तरह आज आप देखते हैं जो सड़कें हैं समकोण पे काटती हैं, तिराहा हो जाता है, चौराहा हो जाता है, उसी प्रकार से एक विशेषता है कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो समकोण पर काट। सभी नगर लगभग दो भागों में विभक्त हैं, एक ऊंचा दुर्ग है, ऊंचाई पे मकान है, और एक नीचाई पे मकान। ये एक विशेष, ऐसा माना जाता है कि भैया जो ऊंचाई पे स्थान होगा वो प्रशासक वर्ग, जो शासक वर्ग होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो यहाँ पे शासन कर, ऐसा माना गया है अपने इतिहासकारों के, ठीक है। ऊंचाई पर शासक वर्ग निवास करता था और दूसरे भाग पे नगर था पूरा, क्योंकि जो ऊंचाई वाला एरिया है, दुर्ग है, वो छोटा है और निचाई वाला बड़ा है। तो यहाँ पे विशेष जो पूरा समाज होगा, वहां पे सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक इत्यादि है। अगली सिंधु घाटी की नगरीय विशेषता का क्या प्रमाण है कि भैया नालियां, जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ नगर का विकास किया गया था, प्रॉपर नालियां दी गई थी। तो आपने क्या समझा, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पर्यावरणीय अनुकूल बिल्डिंगें हैं, जिस तरह हम आज बना रहे हैं पर्यावरण अनुकूल, नालियां हैं प्रॉपर, ठीक है, रोडें समकोण दिशा पे काट रही हैं, अधिकांश घरों में कुएं हैं, ठीक है। ये सारी विशेषताएं हमें मिल रही हैं हमें, जिस कारण से हम इसको नगरीय सभ्यता, ये प्रेजेंट की साइट्स हैं जो उत्खनन के बाद हमें देखने को मिलती तरह से। ये उस समय वर्तमान की स्थिति नहीं रही होगी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, आपके सामने आपको दिख रहा है। ये सब कुछ साक्ष्य हैं हमें जो बताते। अब कुछ हड़प्पा सभ्यताओं के शहरों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी हम ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता को समझ रहे हैं, अभी हम इसको क्लासिफाई करेंगे हर शहर के बारे में, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजनाएं लगभग एक समान। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया। देखो जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वहां के जितने भी शहर जानकारी मिल रही है, उन सभी में क्या है, सभी की जो नगर योजना है वो एक समान है। जबकि कालीबंगा और जो रंगपुर है, यहाँ पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और इत्यादि इत्यादि शहरों में क्या किया गया है, कच्ची ईंटों को का प्रयोग किया गया है, उसके ऊपर लेप कर दिया गया है। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर अगर हम बात करें, यहाँ पे कैसी मिट्टी होंगी, यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग, और सभी जगह क्या है, पकी ईंटों का प्रयोग है, और कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का। आमतौर पर प्रत्येक घर के आंगन में एक रसोई घर है और एक स्नान घर है। जैसे कि आज की आप समाज में देख रहे हैं, शहरों में देख रहे हैं, गांव में भी है, अब तो हर घर में क्या है, रसोई घर है, स्नान घर। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बड़े बड़े वन जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं हमें, और हड़प्पा के अन्य जो शहर है वहां पे भी नगर मिले हैं, लेकिन बड़े बड़े भवन जो हमें मिले हैं वो हड़प्पा और मोहन, ठीक है।
और हड़प्पाकालीन नगरों में जो दीवारें थी वो बहुत मजबूत, एक प्रकार से किलाबंदी की। इससे हमें अनुमान लगता है कि उस समय भी चोर लुटेरे हुआ करते थे, तभी तो एक किला नुमा बना के रखा है पूरे नगर को, ताकि नगर की कुछ प्रमुख स्थान हैं जो कि उस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के अद्भुत हमें निर्माण मिलते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में मिला है एक विशाल स्नानागार। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ठीक है, जबकि अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर से हमें प्राप्त मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी इमारत है और ये एक प्रमुख विशेषता दिखाती है उस सभ्यता की। अगली सभ्यता की विशेषता क्या थी? जिस तरह घर के दरवाजे आज हमारे मुख्य सड़क पर खुलते हैं, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क पर ना खुल के पीछे की तरफ खुलते। का कारण क्या था कि आने वाली धूल जो है वो घरों, इससे उस समय के व्यक्तियों के वैज्ञानिक सोच का अनुमान आप कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद था, लोथल शहर। जो लोथल शहर था वहाँ क्या था, वहाँ के जो सड़क के दरवाजे थे वो सड़क पे ही खुलते थे जैसे आज खुलते। ठीक है, हाँ, घर के दरवाजों में खिड़कियां होती थी, वो सड़क की तरफ खुलती। याद रखना है, केवल लोथल एक अपवाद शहर है जिसके दरवाजे सड़क की तरफ खुल रहे हैं। बकाया हड़प्पा शहर के सारे दरवाजे जो है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, जब खिड़कियां सड़क पर खुलती। ठीक है, उस समय जो मकान में ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, उसकी लंबाई जो होती थी वो 4 इंच की होती थी, चौड़ाई जो होती थी 2 इंच की होती थी, और मोटाई जो हुआ करती थी वो 1 की होती थी। तो 4-2-1 की अनुपात में उस समय की ईंटों का प्रयोग हो रहा था हड़प्पा सभ्यता। जो मैंने आपसे बात की वो मोहनजोदड़ो के स्नानागार की, वो स्नानागार इस तरह देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ठीक है, ये प्रमुख विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। आप देखेंगे आज की सभ्यता से, तभी आप देखते हैं सिविल सर्विस के एग्जाम में हर एक दूसरे साल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रमुख हमें शहर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें प्राप्त हुई है, उसमें कौन कौन से प्रमुख शहर थे और उन प्रमुख शहरों की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा में क्या क्या खुदाई हुई, क्या क्या हमें प्राप्त होता है हड़प्पा से। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई थी। ये बात आपको याद रखना है। हड़प्पा शहर की बात करिएगा, याद रखने से पहले, ये रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? रावी नदी है, उसके तट पर है, बाएं तट पर है हड़प्पा शहर। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में ये शहर है, हड़प्पा शहर। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब वाला एरिया, देखो आधा पंजाब भारत में है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पंजाब वाला एरिया है वहां पे। एक विद्वान हुए जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, इन्होंने इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा। ठीक है, उस समय का औद्योगिक नगर है ये हड़प्पा, ये स्टुअर्ट पिगट ने कहा। और स्टुअर्ट पिगट ने एक बात और कही थी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई। इन्होंने कहा था कि ये सभ्यता में 2 शहर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये 2 मिलाकर इस सभ्यता की राजधानी थी। 2 राजधानियां थी उस समय। इनका ऐसा अनुमान है इन दोनों शहरों के विशालता को। ठीक है, तो इस हड़प्पा के बारे में ब्रीफ में समझा। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। परेशान मत होइए, पूरा कवर करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमने ब्रीफ में निपटा दिया। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए वैसे वैसे। मोहनजोदड़ो का एक्चुअली में सिंधी भाषा जो है उस एरिया की, पंजाब के सिंध में ये मिलता है मोहनजोदड़ो हमें। और सिंध भाषा जो है, सिंधी भाषा है, उस भाषा में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है।
और मोहनजोदड़ो की आपको एक बात याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के तट पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है जो कि पीपीटी में है कि इसकी खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने 1922 में की। ठीक है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से हमें जो मूर्तियां और जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उससे मालूम चलता है यहाँ पे जनतंत्र था। जनतंत्र का मतलब होता है जिस तरह से आज शासन है, जनता का शासन, ना कि राजा का शासन। वहां पे जो हमें प्राप्त वस्तुएं हैं उस आधार पर ऐसी बात बोली जा रही है। यहाँ पे कुछ कुछ प्रमुख चीजें में बात करें तो सबसे प्रमुख चीज थी यहाँ पे बृहद स्नानागार जो था, जिसकी मैंने फोटो आपको दिखाई थी, उसकी प्राप्ति ना। ठीक है। और तांबे एवं टिन को मिलाकर हड़प्पा वासियों ने कांसे का निर्माण किया था। तो आपके एक साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांसे का निर्माण किस चीज से होता है। तो यहाँ से समझ लीजिएगा, मोहनजोदड़ो के काल में उस समय जो व्यक्ति थे उनको, वो इतने वैज्ञानिक थे, उनको इतनी समझ थी इस तरह से तांबे और टिन का प्रयोग करके हम कांसे का, और उन्होंने जो मोमबत्ती जो आप आज यूज करते हैं कि मोम पिघला, पूरा फिर इकट्ठा हुआ, फिर बत्ती बनाई, तो उस तरह की विधि का भी उपयोग कर रहे थे मोहनजोदड़ो के लोग। इसके बाद हम अगला शहर देखते हैं, आपका जो है चंदूदड़ो। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट शहर है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर था। कितना था? 130 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व की दिशा में है, ये भी आज पाकिस्तान में है। ठीक है। इसकी खोज किसने? इसकी खोज की थी आपके एन गोपाल मजूमदार। यहाँ पे नोट भी होगा, हाँ है ना नोट। एन गोपाल मजूमदार जो है वो खोज कर रहे हैं चंदूदड़ो। ठीक है। और इनके साथ इनके अगले साल अर्नेस्ट मैकेम ने भी इस शहर की चंदूदड़ो की खोज की थी। ठीक है। इस चंदूदड़ो शहर की एक विशेषता है कि यहाँ की जो ईंटें हैं वो कैसी हैं? वो वक्राकार ईंटें हैं। कैसी ईंटें हैं? चंदूदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली। चंदूदड़ो में कोई भी दुर्ग का अभिलेख नहीं मिला। दुर्ग मतलब वहां पे एक ऊंचा बड़ा किला, ठीक है, या किला नुमा आकृति की बिल्डिंग। ठीक, इस तरह की कोई भी बिल्डिंग हमें चंदूदड़ो में नहीं मिलती है। और ऐसा मालूम चलता है जैसे जिस तरह से वहां पे मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, नाप तौल के जो आज हम जिसको बांट बोलते हैं, ठीक है, वो प्राप्त हुए हैं। उससे एहसास होता है कि चंदूदड़ो एक औद्योगिक नगर, तभी तो वहां पे ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना और भट्टियों की भी प्राप्त, ये समझ में इससे स्पष्ट होता है कि चंदूदड़ो एक क्या था? औद्योगिक नगर। अब बात करते हैं हम प्रमुख शहर लोथल की। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भारतीय अपने इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है लोथल से, वो ये रखना है कि ये नदी थी भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी, उसके किनारे। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है आपके। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था? तो ये बंदरगाह नगर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तीन बातें आपको लोथल के बारे में जरूर याद रखनी है। कौन सी? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में है, और बंदरगाह। ठीक है। तो मैंने आपको क्या लिखा है इस पीपीटी में, ये गुजरात के अहमदाबाद के सरगवाला गांव के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम SR राव ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चौथा पॉइंट, SR, ये बात नाम याद रख, वो SR राव ने की थी। ठीक है। ये बंदरगाह नगर है जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थान। लोथल नगर को दो भागों में बांटा गया है। एक की तरफ रक्षा प्राचीर मतलब रक्षक दीवार बनाई गई है और नगरीकृत है,
और दुर्गीकृत भी है ये, ठीक है। तो ये बातें आपको, 4 बातें जो हैं वो याद रखनी है। एक भोगवा नदी, गुजरात, बंदरगाह और एसआर राव लोथल को लेकर, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करेंगे हम राखी गढ़ी की। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है, और यहाँ से भी हमें दुर्ग प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको 2012 में विश्व विरासत, यूनेस्को की जो आती है ग्लोबल हेरिटेज पोर्ट, उसके तहत इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड में इसको शामिल किया है और उसमें 10 प्रमुख स्थान शामिल किए गए हैं उस दौरान, जिसमें विरासत स्थलों की सूची है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे स्थान को पैसा देना वैश्विक संस्था के द्वारा जो कि लगता है कि ये नष्ट हो सकता है। तो राखी गढ़ी में आपको याद रखना क्या है कि हरियाणा के हिसार जिले में इतना पर्याप्त है आपके, ठीक है, आपको ये याद रखना, हरियाणा के हिसार जिले। अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा सबसे पहले आपको यही याद रखना है। तो कालीबंगा है आपके राजस्थान में, ठीक है। दूसरा आपको याद, पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको कालीबंगा से संबंधित रखना है, ये घग्गर नदी के किनारे। देखो सारी बातें यहाँ पे नोट है। कालीबंगा का वास्तविक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो इस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इस तरह से कुछ साक्ष्य मिले होंगे जो काले रंग की चूड़ियां बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट्री मिली है एक प्रकार से, ठीक है, या एक भट्टी मिली है, यहाँ पे चूड़ियों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष। कब की थी? 1961 में की। और 1961 में अमलानंद घोष ने की थी। इनके साथ साथ बीवी लाल और वी के थापर, बीवी लाल प्रमुख हमारे उत्खननकर्ता हुए हमारे देश के, इसी प्रकार वी के थापर जी भी, इन दोनों के निर्देशन में व्यापक खुदाई हुई है कालीबंगा की। यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, पहली बात, यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। तीसरी बात, यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या मिले हैं हमें? अलंकृत मतलब सजी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। चौथी बात आपको कालीबंगा से संबंधित रखनी है, यहाँ के जो मृत्यु हो जाती थी यहाँ के लोगों के, तो उसकी अंत्येष्टि संस्कार होते थे जो कि 3 विधियों के। एक पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण रूप से व्यक्ति को दफना, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। आंशिक समाधिकरण का मतलब जंगल में छोड़ दिया गया, ईल कौवे जो है जानवर है वो, और तीसरा दाह संस्कार जो आज हम दाह संस्कार। ये प्रमुख साक्ष्य हमें मिलते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला शहर है वनावली, ठीक है, हरियाणा का में पाया जाता है। ये पहली पॉइंट आपको याद रखना है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस पुरातत्व की खोज, पुरास्थल की खोज R.S. विष्ट महोदय ने की थी। R.S. विष्ट ने की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व, याद करिएगा जब हम ताम्रपाषाण काली के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ शहर, कुछ कस्बे ऐसे थे, कुछ नगर ऐसे थे जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के भी साक्ष्य प्राप्त थे। तो इसका मतलब वो हड़प्पा सभ्यता में भी शहर थे, ठीक है। तो इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो वनावली क्या है? वनावली को हम कह सकते हैं कि ये ताम्रपाषाण संस्कृति में भी था, अभी तो हड़प्पा संस्कृति के पूर्व इसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे, ठीक है। यहाँ से जल निकासी का अभाव है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना बात। आपने पूरी सभ्यता में क्या समझा था कि सभी जगह पे से गांव बने हुए, मतलब घर बने हुए थे और साथ में नालियां थी ताकि जल निकासी, ठीक? लेकिन वनावली एक ऐसी जगह है जहां जल निकासी का अभाव। यहां से हमें एक साक्ष्य मिलता है जिसमें मट्टी का हल, मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त होता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि उस समय के लोग जो है वो हल बनाना जान गए, ठीक है। इस तरह से कुछ हल होता है जो पहले बैल लेके जाया करते थे और उस समय आदमी इस हल का प्रयोग करते, ठीक है। तो हल के हमें साक्ष्य मिलते।
वनावली में अगला पॉइंट है कि यहाँ से हमें अधिक मात्रा में जौ प्राप्त है। तो आप ये ताम पाषाण संस्कृति में अंत में नव पाषाण कालीन में देख चुके थे कि व्यक्ति चावल के साथ साथ अब जौ का भी क्या करने लगा था, उत्पादन। इसके बाद प्रमुख शहर है धौलावीरा। प्रमुख बात, पहली बात याद रखनी है आपको धौलावीरा के बारे में, तो ये भी गुजरात में है। तो अगला पिछला मैंने शहर कौन सा बताया था आपको जो गुजरात में था, तो वो था लोथल। ठीक है, लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी धौलावीरा भी गुजरात में है। कहाँ पे है, जो आप देखते हैं भारुच है, भाचाऊ यहाँ लिखा है। ठीक है, भारुच एरिया में है ये। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जेपी जोशी साहब। किसने की थी, जेपी जोशी साहब। यहाँ से प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुआ है। धौला, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को लेके हम आज बार बार कहते हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, किस तरह आज उसको कंपेयर करते हैं। तो अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा शहर के जो लोग थे, तो जल वाटर हार्वेस्टिंग की आज हम बात करते हैं, तो जल संरक्षण तकनीक से परिचित। और धौलावीरा को जो है वो 3 नगरों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया। एक दुर्ग वाला नगर था, एक मध्यम नगर था और एक सबसे निचला शहर था। तो धौलावीरा को हम क्या कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। और धौलावीरा से एक और विशेषता हमें जानकारी मिलती है, यहाँ पे एक स्टेडियम था, खेल का मैदान था धौलावीरा। ये सारी बातें वनावली हमने प्रमुख शहरों के बारे में कर ली। अब किस सभ्यता, किस शहर से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, ये क्या लिपि थी, क्या सामाजिक जीवन था, क्या राजनीतिक जीवन था, क्या आर्थिक जीवन था, धार्मिक जीवन, इन सभी के बारे में, विषय के बारे में जो हमारा अगला लेसन आएगा, अगला वीडियो आएगा, उसमें हम विस्तार से बात करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेसन में। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.